हेलो स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ कॉमर्स बिजनेस स्टडीज़ में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 10। ये हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर तक मैंने आपको चैप्टर 9 जो हैं आपके वो कंप्लीट करवा दिए हैं। चैप्टर नंबर 10 जो है इसको आप एक नया चैप्टर न माने, बल्कि आप ये माने कि ये 9वें चैप्टर का ही और आगे एक्सपेंशन है, क्योंकि इसका जो पूरा का पूरा मैटर है वो भी आपके चैप्टर नंबर 9 को ही रिलेट करता है। इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं, जैसे मैंने आपको टोटल 5 या 6 लेक्चर्स के अंदर जो पूरी की पूरी टर्मिनोलॉजी पढ़ाई थी, उस टर्मिनोलॉजी को डिटेल्ड पढ़ने का जो काम है वो इस लेक्चर के अंदर, इस चैप्टर के अंदर होगा। जैसे इसमें अपनी जितनी भी टर्मिनोलॉजी पढ़ी है उसमें सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मेन चीज़ होती है प्रपोजल। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा इस लेक्चर के अंदर या इस चैप्टर के अंदर वो रहेगा कौन सा, प्रपोजल का। हम पढ़ेंगे प्रपोजल एंड इट्स लीगल प्रोविजंस। हम पढ़ने वाले हैं प्रपोजल और इसके लीगल प्रोविजंस के बारे में, यानी कि एक प्रस्ताव क्या होता है और उस प्रस्ताव से संबंधित जो आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है उसमें कौन कौन से प्रोविजंस दिए हुए हैं। तो जैसा कि अगर हम प्रपोजल के बारे में बात करें तो प्रपोजल के बारे में मैंने आपको बताया था कि प्रपोजल का मतलब होता है किसी एक पार्टी के द्वारा अपनी किसी डिज़ायर को दूसरी पार्टी के लिए इस इंटेंशन से प्रेजेंट करना। इंटेंशन से क्या कर रहे हैं, हम प्रेजेंट कर रहे हैं कि दूसरी जो पार्टी है वो उस पर अपनी क्या दे, एक्सेप्टेंस दे। उस डिज़ायर को हम क्या बोल रहे हैं, उसको हम बोल रहे हैं प्रपोजल। एक पार्टी दूसरी पार्टी के सामने एक ऐसा इंटेंशन लेके अपनी डिज़ायर को क्या कर रही है, प्रेजेंट कर रही है कि दूसरी जो पार्टी है वो उस पर क्या देगी, अपनी एक्सेप्टेंस देगी। उस डिज़ायर को हम यहाँ क्या बोल रहे हैं, प्रपोजल बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका सिंपल प्रपोजल का मीनिंग था। जैसे हम बात करते हैं कि मान लो एक बंदा है जिसका नाम है विवेक। विवेक ने क्या किया कि अपनी जो कार है उसको 2 लाख रुपए में बेचने का एक प्रपोजल रखा। किसके सामने, मोहन के सामने। तो यहाँ पर विवेक ने ये 2 लाख रुपए में अपनी कार बेचने का जो प्रपोजल है वो मोहन के सामने इसलिए रखा है ताकि वो उस पर अपनी क्या दे सके, एक्सेप्टेंस दे सके। और ये एक्सेप्टेंस यहाँ पर एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बनाएगी। क्लियर? तो ये आपका सिंपल प्रपोजल के बारे में कॉन्सेप्ट था। अब हम पढ़ेंगे इसके लीगल प्रोविजंस के बारे में कि एक वैलिड प्रपोजल जो होता है उसमें कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। फर्स्टली नंबर अपन बात करेंगे फर्स्ट पे, देयर मस्ट बी मिनिमम 2 पार्टीज। यस, पहला जो आपका प्रोविज़न है वो ये है कि देयर मस्ट बी मिनिमम 2 पार्टीज़, यानी कि हर प्रकार का जो आपका प्रस्ताव होता है, जो प्रपोजल होता है, उसके अंदर कम से कम 2 पक्षकार होने चाहिए। ये हमने वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वाले पॉइंट के अंदर भी पढ़ा था, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए आपके पास 2 कम से कम पार्टीज़ होनी ही चाहिए। तो यहाँ पर भी हम एक जो वैलिड प्रपोजल होता है उसके लिए कम से कम 2 पार्टीज़ रखेंगे। क्लियर? एक पार्टी वो होगी जो प्रपोजल क्या करेगी, रखेगी, और दूसरी पार्टी वो होगी जो उस प्रपोजल को सुनकर, पढ़कर, समझकर उस पर क्या देगी, अपनी एक्सेप्टेंस देगी। क्लियर? नंबर 2 पे हम बात करेंगे प्रपोजल कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, यानी कि प्रपोजल जो होता है वो सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है। देखो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हमने बात की थी कि कोई पार्टी किसी दूसरी पार्टी के सामने अपनी डिज़ायर को प्रेजेंट कर रही है इस इंटेंशन से
कि सामने वाली पार्टी उस पर अपनी क्या देगी, एक्सेप्टेंस देगी। तो यहाँ पे हम कोई भी काम करने और नॉट टू डू यानी कि नहीं करने, उससे रिलेटेड हम क्या कर सकते हैं, प्रपोजल रख सकते हैं। यानी कि अगर हम किसी काम को करने से संबंधित प्रपोजल रख रहे हैं तो वो पॉजिटिव प्रपोजल होगा। अगर हम किसी काम को नहीं करने से संबंधित कोई प्रपोजल रख रहे हैं, प्रस्ताव रख रहे हैं, तो वो नेगेटिव प्रपोजल होगा। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि माना कि एक पक्षकार, एक पार्टी दूसरी पार्टी से इस बात का प्रपोजल रखती है कि आप मेरे अगेंस्ट अगर कोई लीगल एक्शन नहीं लोगे तो मैं आपको 2000 रुपये कंपेंसेशन दूंगा। अब यहाँ पे आपने लीगल एक्शन नहीं लेने के लिए 2000 रुपये कंपेंसेशन देने का प्रपोजल रखा है, तो ये एक नेगेटिव प्रपोजल माना जाएगा। क्लियर? तो इसलिए हम ये मानते हैं कि यहाँ पे आपके जो प्रपोजल हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं। नंबर 3 पे हम बात करेंगे, प्रपोजल कैन बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। देखो, एक्सप्रेस प्रपोजल और इम्प्लाइड प्रपोजल के बारे में आपको टर्मिनोलॉजी के अंदर ही बता दिया गया है। एक्सप्रेस प्रपोजल वो होता है जिसमें कोई पार्टी यानी कि जो प्रपोजर है, जो ऑफरर है, वो अपनी सारी टर्म्स और कंडीशंस को, अपने प्रपोजल को इन वर्ड्स क्या करता है, एक्सप्रेस करता है। चाहे वो रिटन फॉर्मेट में करे, चाहे वो ओरल करे, यहाँ पर वर्ड्स को, टर्म्स को बिल्कुल क्लियरली बताया जाएगा। इसलिए इसको एक्सप्रेस या स्पष्ट प्रस्ताव कहते हैं। कैसा कहते हैं? स्पष्ट। क्लियर? दूसरा होता है इम्प्लाइड। इम्प्लाइड में आप वर्ड्स को यूज़ नहीं करते, आप अपने बिहेवियर से, अपने एक्ट से, अपने कंडक्ट से क्या करते हो, प्रपोजल को क्या करते हो, प्रेजेंट करते हो, तो उसको आप इम्प्लाइड प्रपोजल के अंदर रखोगे। इसे हम गर्भित प्रपोजल कहते हैं। गर्भित प्रपोजल या इम्प्लाइड प्रपोजल कौन सा होता है? जिसमें वर्ड्स का यूज़ नहीं होता, यानी कि जो प्रपोजल है वो प्रपोजर सामने वाली पार्टी के सामने टर्म्स एंड कंडीशंस को शो नहीं करेगा। ठीक है भाई, जैसे कि मान लो आज आप बात कर रहे हैं रेलवे की। रेलवे में सभी चीज़ों के बारे में पहले से पूरे के पूरे क्या दे रखे हैं, नियम प्रस्ताव दे रखे हैं। उन सबको गर्भित प्रस्ताव माना जाता है। क्या माना जाता है? गर्भित प्रस्ताव। भाई आज मान लो आप जनरल टिकट लेके रिजर्वेशन बोगी में सफ़र कर रहे हो, तो वहाँ पर ऐसा माना जाएगा कि आपको रेलवे के नियमों की जानकारी है। वहाँ पे आपको बार बार बताया थोड़ी जाएगा इस चीज़ के बारे में, क्योंकि जब आप उस बोगी में, उस डब्बे में चढ़ चुके हो, तो वहाँ पे ऐसी कंडीशन में ऐसा माना जाता है कि आप उन सारी की सारी शर्तों से पहले से वाकिफ़ हैं कि इस डब्बे में सफ़र करने पर आपको कौन सी शर्तों का पालन करना अनिवार्य है। क्लियर? ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि इसको आप भी क्या मानेंगे, एक इम्प्लाइड क्या मानते हैं, प्रपोजल मानते हैं रेलवे की तरफ से। उसमें सारी शर्तें पहले से इंक्लूडेड होती हैं। उन चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हैं, उनकी ऑथोरिटीज़ को यूज़ कर सकते हैं, अपने ऑब्लिगेशंस को पूरा कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपकी किस में होती है? एक्सप्रेस और इम्प्लाइड प्रपोजल के अंदर होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नंबर 4 पर। प्रपोजल कैन बी स्पेसिफिक और सिंपल। देखो, सिंपल और स्पेसिफिक प्रपोजल क्या होता है? सिंपल प्रपोजल का मतलब होता है सबके लिए। इसको ओपन प्रपोजल भी कहते हैं, खुला प्रपोजल, खुला प्रस्ताव। खुला प्रस्ताव कौन सा है? जो सबके लिए है। अब उसमें से जो कोई भी उस प्रपोजल के बारे में अपनी शर्तों को, हमारी शर्तों को मान लेगा, वो उसमें से एक्सेप्टेंस जो एक्सेप्टर है वो बन जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो प्रपोजल को एक्सेप्ट करने वाला बंदा है वो पहले से फिक्स नहीं है। किसके अंदर? सिंपल प्रपोजल के अंदर। यहाँ पर एक फिक्स पर्सन नहीं है जिसको हम क्या कर रहे हैं, प्रपोजल रख रहे हैं। जो भी एक्सेप्ट कर लेगा हमारी कंडीशंस को, वो क्या बन जाएगा? एक्सेप्टर बन जाएगा।
लेकिन जो स्पेसिफिक है वो किसी स्पेशल कैंडिडेट के लिए है। यहाँ पर अगर कोई दूसरा बंदा उसकी जगह एक्सेप्टेंस देता है तो उसको हम क्या नहीं मानेंगे, कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानेंगे, क्योंकि हमको एक्सेप्टेंस उसी स्पेशल पर्सन की चाहिए। तो ये किसी स्पेशल पर्सन के लिए होता है, वो स्पेसिफिक प्रपोजल है। और जो सबके लिए खुला प्रपोजल है वो कौन सा है, सिंपल प्रपोजल है। क्लियर? तो उसको अपन क्या कहते हैं, स्पेसिफिक या सिंपल प्रपोजल रखते हैं। नेक्स्ट नंबर 5 पर, देयर मस्ट बी सर्टेन कंडीशंस इन प्रपोजल। यानी कि जो प्रस्ताव में जो शर्तें होती हैं वो पहले से कैसी होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए। भाई एक व्यक्ति है, वो दूसरे व्यक्ति को बोलता है कि मैं आपका जो घोड़ा है वो घोड़ा 10 या 15,000 रुपये में ख़रीदना चाहता हूँ। 10 या 15,000, ये क्या बात हुई? यहाँ पर प्रपोजल ही समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये 10 में खरीदेगा या 15 में, इसमें तो काफ़ी डिस्टेंस है। सौदा 11 में हो सकता है, 12 में हो सकता है, 15 तक किसी भी आपके अमाउंट पे हो सकता है। तो यहाँ पे सर्टेनिटी नहीं है, तो इसको हम एक वैलिड प्रपोजल नहीं मानेंगे। वैलिड प्रपोजल कौन सा होता है, इसमें सर्टेनिटी होती है। सर्टेनिटी के बारे में क्या पढ़ा हमने, कि वहाँ की प्राइस को लेके, क्वालिटी को लेके, जो आपका प्लेस है उसको लेके, अवेलेबिलिटी, वैरायटी को लेके, ये सारी चीज़ जितनी टर्म्स एंड कंडीशंस एक प्रपोजल के अंदर होती हैं वो पहले से सर्टेन होनी चाहिए। टाइम को लेके, मैं 4 या 5 बजे आपको ये चीज़ दूंगा, तो 4 या 5 क्या होता है, या तो 4 करो या 5 करो या 4.25 करो, जो भी आपको करना है फिक्स करो। एक फिक्स क्या होता है अपन मेंशन करेंगे, वो सर्टेनिटी जो होती है वो प्रपोजल को वैलिड प्रपोजल बनाती है। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रपोजल मस्ट बी इन नॉलेज इन अनदर पार्टी। यानी कि आपका जो प्रपोजल है वो दूसरा जो पक्षकार है जिसकी आपको एक्सेप्टेंस लेनी है उसकी जानकारी में आ जाना चाहिए। अगर उसकी जानकारी में वो प्रपोजल नहीं आया, उसको सूचना नहीं मिली, ध्यान रखेंगे हम, कोई भी प्रपोजल तभी वैलिड माना जाता है जब वो एक्सेप्टर के पास पूरी तरह से उसकी जानकारी पहुंच जाती है, यानी कि कम्युनिकेशन हो जाता है। पता चला हमने प्रपोजल दे दिया, सामने वाले को मिल गया लेकिन समझ में नहीं आया, उसका अर्थ नहीं समझा, उसका मतलब नहीं समझा, तो यहाँ पे ये वैलिड प्रपोजल नहीं है। ध्यान रखना है आपको। इसके लिए अगर मान लो दूसरी कंडीशन ये है कि आपने प्रपोजल रखा और जो प्रपोजल है उसके उससे पहले ही सामने वाला वो काम कर चुका था, तो उसको फिर प्रपोजल की जो जानकारी है वो बाद में मिली है। ऐसा होने पे उसको प्रपोजल के अकॉर्डिंग जो काम है, जो फ़ायदे हैं वो नहीं मिलेंगे। इसके लिए यहाँ पर आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर एक केस है, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। ये केस जो है वो आपका इसी पॉइंट के ऊपर हुआ था और इसके आधार पे ये डिसीजन दिया गया था और उस डिसीजन को हम यहाँ पढ़ रहे हैं। एक्चुअल में जो ये लालमन शुक्ला है, ये शुक्ला जो है ये गौरी दत्त नाम का एक बंदा है, गौरी दत्त। इसके यहाँ पे क्या है, अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट, यानी कि ये नौकर हो गया, ये नौकर हो गया, लालमन शुक्ला अकाउंटेंट है। अब ये जो लालमन शुक्ला है ये गौरी दत्त के यहाँ पे अकाउंटेंट है और गौरी दत्त जो है इसका जो भतीजा है वो क्या हो गया है, गुम हो गया है, खो गया है। गौरी दत्त का भतीजा जो है वो खो गया है। अब खो गया है तो पता चला इसने क्या किया, गौरी दत्त ने, कि लालमन शुक्ला को इस भतीजे को खोजने के लिए, ढूंढने के लिए हरिद्वार भेजा कि भाई आप हरिद्वार जाओ और वहाँ से मेरे बच्चे को, भतीजे को ढूंढ के लाओ। गौरी दत्त जो है उसने जब इसको भेज दिया तो लालमन शुक्ला जो है वो चला गया। अब लालमन शुक्ला चला गया तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ कि इसके चले जाने के बाद गौरी दत्त ने अनाउंस किया अपने शहर के अंदर कि जो मेरे भतीजे को ढूंढ के लेके आएगा
उसको 501 रुपये क्या मिलेगा, इनाम मिलेगा। उसको प्राइज़ मनी रखी है कितनी, 501 रुपये। क्लियर। तो पता चला कि लालमन शुक्ला जो है उसको भतीजा हरिद्वार में मिल गया और वो लेके आया किसके पास, गौरी दत्त के पास, और इसको भतीजा दे दिया। बाद में शुक्ला को ये पता चला कि गौरी दत्त ने इसके बारे में पहले से प्राइज़ मनी के बारे में अनाउंस कर रखा है। तो गौरी दत्त, इसने क्या किया, शुक्ला ने गौरी दत्त को प्राइज़ मनी देने के लिए बोला, उसने मना कर दिया। तो लालमन शुक्ला ने गौरी दत्त पर केस किया कि मुझे प्राइज़ मनी मिलनी चाहिए। तो कोर्ट ने क्या किया, ऑर्डर निकाला। क्या निकाला कि जो गौरी दत्त का प्रपोजल था वो लालमन शुक्ला के उसमें ही नहीं था, जानकारी में ही नहीं था। अब जानकारी में नहीं था तो प्रपोजल आपके पास आया नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में उससे रिलेटेड जो ऑथोरिटीज़ हैं, जो ऑब्लिगेशंस हैं, वो आपके नहीं बनते। तो इसलिए लालमन शुक्ला को कोई भी प्राइज़ मनी नहीं मिलेगी। तो इसलिए यहाँ पर एक प्रपोजल के अंदर आपका एक प्रोविज़न बनता है कि जो आपका प्रपोजल है वो आपको जो दूसरी पार्टी जो एक्सेप्टेंस देगी उसके पूरी तरह नॉलेज में आ जाना चाहिए। क्लियर। अगर वो नॉलेज में नहीं आता है तो उसका जो फ़ायदा है वो किसको, पार्टी को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट ये है नंबर 7 पर। नंबर 7 पे आपके आता है कि भाई जो आपका प्रपोजल है, प्रपोजल कैन बी कम्युनिकेट बाय एनी मीडिया। मीडिया में आप टीवी, रेडियो, टेलीफोन, मोबाइल, हैंडबिल, इसके अलावा चिट्ठी पत्री, इसके अलावा आप यहाँ तक कि एनिमल्स के थ्रू भी आप प्रपोजल रख सकते हो। ध्यान रखना है यहाँ पर प्रपोजल किस चीज़ से किया जा रहा है वो चीज़ मैटर नहीं करती, बल्कि ये चीज़ मैटर करती है कि प्रपोजल सामने वाले के पास पहुँचे, उसकी नॉलेज सामने वाले को मिले, और अगर ऐसा होता है तभी उसे एक वैलिड प्रपोजल माना जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर आप कोई भी मीडिया यूज़ कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ध्यान रखना है आपको, जो टेप रिकॉर्डेड आपके जो प्रपोजल होते हैं उनको कोर्ट एक वैलिड प्रपोजल नहीं मानता। तो आपका जो प्रपोजल है वो टेप रिकॉर्डेड नहीं होना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट नंबर 8 पे हम बात करेंगे डिजायर ऑफ प्रपोजल इज नॉट ए प्रपोजल। डिजायर का मतलब इच्छा होता है, इच्छा यानी कि जो प्रस्ताव की इच्छा होती है, प्रस्ताव की इच्छा को प्रस्ताव नहीं माना जाता, नहीं माना जाता। ध्यान रखना है आपको, जो डिज़ायर होती है किसी प्रकार के प्रपोजल की उसको प्रपोजल नहीं माना जाएगा। यानी कि अगर मान लो एक बंदा है, बंदे का नाम है राम, और राम ने क्या कहा कि भाई मैं पेपर में एक ऐड दे रहा हूँ कि मुझे मेरा जो मकान है वो करना है नीलाम। तो आपने ऑक्शन यानी कि नीलामी का क्या दे दिया, एक विज्ञापन दे दिया कि मैं अपने मकान को नीलाम कर रहा हूँ। तो नीलामी का जो विज्ञापन होता है, जो पेपर में या टीवी पे ऐड आता है, वो प्रपोजल नहीं है, वो प्रपोजल की इच्छा है। सामने वाला अब आपसे प्रपोजल मांगेगा, आपसे प्रस्ताव मांगेगा कि आप मेरे मकान को कितने रुपयों में ख़रीदना चाहते हैं। अगर सौदा हुआ तो मैं अपनी एक्सेप्टेंस दूंगा। तो ये जो आपने जो विज्ञापन निकाला है अभी अभी नीलामी का, वो आपका क्या है, प्रस्ताव की इच्छा है। भाई सामने वाला मकान बेचना चाहता है, सीधी सी बात है। तो ये प्रपोजल नहीं है पब्लिक के लिए कि आप इसको बोलेंगे सर ये तो सिंपल या ओपन प्रपोजल हो गया। नहीं, ये प्रपोजल की इच्छा है, डिज़ायर है। अब ये लोगों के प्रपोजल इसके पास आएंगे तब जाके ये अपनी एक्सेप्टेंस देगा और सौदा हो जाएगा, मकान बिक जाएगा। क्लियर। इसके अलावा एक चीज़ और है, नंबर 9 पर, इनविटेशन of proposal is not considered a proposal। यानी कि जैसे हमने पढ़ा कि जो प्रपोजल की डिज़ायर होती है उसको प्रपोजल नहीं माना जाता, ऐसे ही प्रस्ताव का निमंत्रण, ध्यान रखना है आपको, प्रस्ताव का जो निमंत्रण होता है
उसको भी प्रस्ताव नहीं कहते, प्रस्ताव नहीं माना जाता। कुल मिला के दिमाग में एक बात सेट कर लो कि यहाँ पे दो चीज़ें अलग अलग हैं, इनको प्रपोजल नहीं मानना है। एक है डिज़ायर ऑफ प्रपोजल और एक है इनविटेशन ऑफ प्रपोजल। जो इनविटेशन ऑफ प्रपोजल है उसको आप प्रपोजल नहीं मानेंगे। वो क्यों? इसमें कौन सी भी बातें आती हैं आपकी, जैसे कि प्राइस लिस्ट, जैसे कि मेन्यू कार्ड, जैसे कि टाइम टेबल ऑफ रेलवे, क्लियर है, या फिर इंश्योरेंस एडवर्टाइजमेंट, ध्यान रखना एडवर्टाइजमेंट किसी भी टाइप का हो वो एक प्रपोजल नहीं होता, वो एक प्रपोजल का इनविटेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बात चल रही है आपकी किसकी, प्राइस लिस्ट, मेन्यू कार्ड, टाइम टेबल। भाई देखो, जैसे आप रेलवे स्टेशन जाते हो तो वहाँ पे एक बड़ा सा बोर्ड लग रहा है, वहाँ पे गाड़ियों के नाम दे रखे हैं, उनके फेयर दे रखे हैं, उनकी टाइमिंग दे रखी है। तो ये प्रपोजल थोड़ी है रेलवे की तरफ से, ये तो प्रपोजल का इनविटेशन है कि अब आप इसको पढ़ के अपने हिसाब से जो सूटेबल आपका टाइम, फेयर और गाड़ी होगी उसके हिसाब से आप रिजर्वेशन के लिए क्या करोगे, प्रपोजल रखोगे या टिकट के लिए प्रपोजल रखोगे। तो यहाँ पे इसको आप इनविटेशन मानते हैं। जैसे हम एक होटल में खाना खाने जाते हैं तो वहाँ पे एक मेन्यू कार्ड मिलता है, तो मेन्यू कार्ड आपके लिए प्रपोजल थोड़ी है कि आप उस पर एक्सेप्टेंस देंगे, नो, वो प्रपोजल का इनविटेशन है कि अब आप प्रपोजल रखो, हमारे सामने प्रस्ताव रखो कि आपको इन डिशेज़ में से कौन कौन से डिशेज़ देने हैं, क्लियर। जो डिशेज़ हमारे पास अवेलेबल नहीं होंगे उनके लिए हम अपने एक्सेप्टेंस नहीं देंगे, और जो होंगे उनके लिए आपके एक्सेप्टेंस दे देंगे। यानी कि जो डिश बन के आ जाती है आपके टेबल पे, वो आपके होटल ने उसको डिश के प्रपोजल को क्या कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है। ऐसी कंडीशन में जो मेन्यू कार्ड होगा उसके हम क्या मानेंगे, उसको हम प्रपोजल नहीं मानेंगे, उसको मानेंगे हम इनविटेशन ऑफ प्रपोजल। क्या मानेंगे, इनविटेशन ऑफ प्रपोजल, क्लियर। तो प्रपोजल के लगभग जो 9 फैक्टर आपके अंदर, 9 प्रोविजंस आपने पढ़े, आई होप आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात करेंगे हम एक्सेप्टेंस के बारे में और उसके प्रोविजंस के बारे में, क्लियर।